हाय एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो। एंड मैं आ चुका हूं एक नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे अप्लाइड मैथ्स सीबीएसई के सिलेबस का चैप्टर नंबर 18। ठीक है, सो कोनिक सेक्शन में चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है सर्कल्स एंड पैराबोलास, उसके ऊपर आज का ये पहला वीडियो है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल्स के बारे में। अगला वाला वीडियो होगा आपके लिए पैराबोलास के ऊपर। एंड उसके बाद वाले वीडियोस होंगे आपके न्यूमेरिकल्स के ऊपर, कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स जो हम लोग सर्कल्स एंड पैराबोलास से करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहला चीज, सर सर्कल होता क्या है? एक ऐसा फिगर जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये है क्या? सो बेसिकली बच्चा, अगर एक प्लेन में मैं एक पॉइंट बनाऊं, ठीक है, और इस पॉइंट से एक फिक्स्ड यूनिट के दूरी पे एक और पॉइंट मैं बनाने का कोशिश करूं, ठीक है, तो आपको ये रेड पॉइंट दिख रहा होगा। तो इस रेड पॉइंट से लेट से 2 सेंटीमीटर्स या फिर 5 सेंटीमीटर्स दूरी पे मैं पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करूं। तो 5 सेंटीमीटर्स दूरी पे ये एक पॉइंट है। 5 सेंटीमीटर्स दूरी पे अगर आप ईस्ट के तरफ देखोगे तो ये वाला एक पॉइंट है। 5 सेंटीमीटर्स दूरी पे ये रेड पॉइंट से आप साउथ के तरफ देखोगे तो ये वाला एक पॉइंट है। 5 सेंटीमीटर से अगर आप वेस्ट के तरफ देखोगे तो ये वाला एक पॉइंट है। एंड इन सारे पॉइंट्स के बीच में और भी बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो कि 5 सेंटीमीटर्स दूरी पे हैं। तो जब मैं ये सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को जोड़ देता हूं तो मेरे को जो फिगर मिलता है उस फिगर को हम बोलते हैं सर्कल। तो ये है सर्कल का सबसे बेसिक डेफिनेशन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन को यूज किया जाता है वो इक्वेशन दिखता कैसा है। चार टाइप के इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे और वो इक्वेशंस के प्रॉपर्टीज क्या है। कब आप किसी इक्वेशन को देख के बोलोगे कि सर ये तो सर्कल का इक्वेशन है, एंड ये तो इस सर्कल का रेडियस है, या फिर इस सर्कल का ये सेंटर है। ये सारे इंफॉर्मेशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मैं इमेजिनरी सर्कल बनाया, अज्यूम करके चलता हूं कि लेट से इसका ये जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा के है। ठीक है, और ये जो मैं इमेजिनरी सर्कल बनाया, अज्यूम करके चलता हूं कि इसका रेडियस है मेरा, लेट से आर, 5 नहीं आर लेते हैं। ठीक है, तो सर्कल के इक्वेशन की तरफ आते हैं कि सर्कल का इक्वेशन होता कैसा है। तो सबसे पहला फॉर्म जो मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं इसको हम बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म। तो सेंट्रल फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन कैसा दिखेगा? सर्कल का इक्वेशन आपको दिखने वाला है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बस इतना ही था, यही आपका सेंट्रल फॉर्म है। तो अगर आपको सेंट्रल फॉर्म दिख रहा है, अगर कभी कोई क्वेश्चन में आपको एग्जाम में सवाल पूछता है कि बच्चा सेंट्रल फॉर्म है आपके लिए x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, और अगर ये सवाल पूछ के फिर आपको पूछेगा कि बोलिए ये सर्कल का सेंटर क्या है और बोलिए ये सर्कल का रेडियस क्या है, तो रेडियस तो सर हम आरएचएस को देख के बोल सकते हैं, क्योंकि आरएचएस में आपका 64 मेंशन्ड है। मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू 64 है, मतलब आर का वैल्यू +-8 है। अब ये +-8 भी आप नहीं लिखने वाले हो, आप यहाँ पे सिर्फ +8 लिखोगे, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? रेडियस एक प्रकार का डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये इक्वेशन को देखकर हमने सीधा सीधा बोल दिया कि सर ये जो आपने सर्कल का इक्वेशन बनाया, इस सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है सर, इसके सेंटर के बारे में आप क्या बोल सकते हो? तो इसका सेंटर को अगर आप सेंट्रल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो एक्स के साथ -h होता है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता था, x माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप यहाँ पे ब्रैकेट को खोलोगे माइनस ऑफ -3 आपका हो जाएगा +3 प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर। तो यहां से मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि सर ये सर्कल का सेंटर क्या होना चाहिए? ये सर्कल का सेंटर होना चाहिए -3, 2। सो दैट इज हाउ हमने यूज किया सेंट्रल फॉर्म को। सो जब कभी भी मेरे को ये दो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो मैं उस सर्कल का इक्वेशन निकाल सकता हूं यूजिंग द सेंट्रल फॉर्म। ठीक है, तो आगे आते हैं, सेंट्रल फॉर्म से ऊपर उठते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों बोला जाता है? एक कारण के वजह से, क्योंकि यहाँ पे आप हमेशा सोच के चलते हो आपका सेंटर ओरिजिन है 0,0।
तो एक बात मेरे को बताइए, अगर आपका सेंटर ओरिजिन है, तो ये जो आपका सेंट्रल फॉर्म में इक्वेशन था, वहां पे आप एच के जगह क्या पुट करेंगे? एच के जगह आप जीरो पुट करने वाले हो, और के के जगह आप क्या पुट करोगे? के जगह भी आप जीरो पुट करोगे। तो आपका सेंट्रल फॉर्म का इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। कितना सिंपल सा है। तो अगर मेरे को बोलेगा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन में लाई करता है, और उस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स, तो उस सर्कल का इक्वेशन कैसा होगा? उस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, दैट इज 25। तो ये है आपका उस सर्कल का इक्वेशन जिसका ओरिजिन में है सेंटर, और जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो मूव करते हैं इक्वेशन नंबर 3 के तरफ, जिसको हम बोलने वाले हैं डायामीटर फॉर्म। ठीक है, इसको हम बोलने वाले हैं डायमीटर फॉर्म। एंड जैसे मेरे को नाम सजेस्ट कर रहा है, अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, चलिए, ये सर्कल में एक सेंटर होता है, ठीक है, और ये सेंटर से क्रॉस करता हुआ जो कॉर्ड जाता है उसको डायमीटर बोला जाता है। ये चीज हमें पता होगा। ठीक है, एक सर्कल में सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है? वो डायमीटर होता है। ठीक है, अगर मेरे को एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये सर्कल का जो डायमीटर है, इसके दो एक्सट्रीम्स के बारे में मेरे को बोला गया है कि ये जो एक्सट्रीम है इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एंड ये जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है उसके दूसरे वाले एक्सट्रीम है उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। और ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर मेरे को बोला जाए कि निकालिए सर्कल के इक्वेशन को, तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं? इस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x-x1 इंटू x-x2 प्लस y-y1 इंटू y-y2 इज इक्वल्स टू 0। बस इतना ही, और कुछ नहीं। ठीक है, ये x1 कहां से आया? ये x1 जो मैंने लिखा और ये जो मैंने x2 लिखा, ये कहां से आया? ये यहां से और यहां से आ रहा है। और ये y1 और y2 कहां से आ रहा है? ये y1 और y2 यहां से आ रहा है। ठीक है, सो दैट वाज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जब आपको डायमीटर के दो एक्सट्रीम एंड्स के बारे में पता हो। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा और क्रिएटिविटी भी लगा सकते हो, और आप चीजों को चाहो तो आप यहाँ पे चीजों को आप सेंट्रल फॉर्म में भी लिख सकते हो। सर, वो क्रिएटिविटी कैसे हम लगाएंगे? वो क्रिएटिविटी आप ऐसे लगा सकते हो कि आप इस सर्कल का सेंटर निकाल सकते हो। कैसे सेंटर निकाला जाएगा? अगर आपके पास दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट का मिड पॉइंट आप निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये मिड पॉइंट अगर आप निकाल दिए, लेट से मिड पॉइंट आपका कुछ भी आ रहा है, लेट से ओरिजिन ही आ रहा है। ठीक है, तो आपको सेंट्रल फॉर्म को यूज करने के लिए दो इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है। दो इंफॉर्मेशन, एक तो आपको सेंटर चाहिए रहता है, दूसरा आपको रेडियस चाहिए रहता है। फिर आप क्या कर सकते हो? ये सेंटर से किसी भी एक एक्सट्रीम का आप डिस्टेंस निकाल दीजिए, ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो आप चाहो तो डायमीटर फॉर्म की चीजों को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो सेंट्रल फॉर्म में। सो आई होप आप लोग का डायमीटर फॉर्म क्लियर है। ठीक है, तो चलिए लास्ट वाले में बढ़ते हैं, चौथे टाइप, जहां पे हम सीखने वाले हैं एक सर्कल का इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाले फॉर्म को हम बोलने वाले हैं जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म को समझने के लिए हमने जो सेंट्रल फॉर्म में इक्वेशन को लिखा था, चलिए उसको पहले लिखते हैं। तो सेंट्रल फॉर्म में आपका इक्वेशन था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, एक्सपैंड करने से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब चीजों को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो चीजों को रीअरेंज करने से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2hx -2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब चलिए, अब यहां पे लेट अस अज्यूम ये तीन चीजों को अज्यूम करते हैं कि माइनस एच है मेरा जी, ओके, माइनस के है मेरा एफ, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये है आपका सी। ये तीन चीजों को अज्यूम करते हैं, और जो कुछ भी हमने अजम्पशन लिया उसको यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, सो इस इक्वेशन में पुट करने जब हम जाएंगे, तो मेरे को दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो माइनस एच था उसकी जगह क्या आ जाएगा? प्लस 2gx
फिर माइनस के जगह आप क्या लिखोगे, +2FY, प्लस ये तीन चीजों के बदले आप क्या लिखने वाले हो, C इज इक्वल्स टू 0। एंड बच्चा ये जो मैंने लिखा ना, इसी को बोला जाता है द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन अ जनरल फॉर्म। यही आपका जनरल फॉर्म है। तो देखिए कितना इजी है। तो x² + y² +2gx +2fy +c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा सर, अगर मेरे को इस फॉर्म में दिया है तो इसके सेंटर और इसके रेडियस के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं। तो सेंटर, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा का सारा चीज सेंट्रल फॉर्म के हिसाब से ही करते आ रहा हूँ, ठीक है, कहीं पे भी मैंने कुछ नया नहीं किया। तो सेंट्रल फॉर्म में आपका सेंटर क्या था, आपका यहाँ पे सेंटर था H, K। ऐसा ही था ना। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सेंटर क्या हो जाएगा, H के जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, -G। एंड के जगह मैं लिखने वाला हूं -F। सर ये -G और -F कहां से है, तो बच्चा हमने अभी अजम्पशन लिया था, यहीं से मैंने H को देखा, H क्या है, माइनस साइन को मैंने उधर भेज दिया, -G हो गया। एंड मैंने K को देखा, K क्या है, माइनस साइन को मैंने इक्वल्स टू के उस तरफ भेज दिया और ये -F हो गया। तो अभी भी वही सेम चीज चल रहा है, सेंटर वहां पे H, K था, यहाँ पे क्योंकि मैंने H को -G बोलना स्टार्ट किया है और K को मैंने -F बोलना स्टार्ट किया है, करके मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरा सेंटर -G, F है। ठीक है। चलिए दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सर इसके रेडियस के बारे में आप क्या बोलोगे, तो बच्चा ये जो सेंट्रल फॉर्म था, सेंट्रल फॉर्म में आपका रेडियस क्या था, सेंट्रल फॉर्म में आपका रेडियस था R। तो यहाँ पे आपका रेडियस क्या होगा सर, क्योंकि आपको जनरल फॉर्म में R तो कहीं दिख नहीं रहा, तो मैंने जो अजम्पशन लिया था ना, यही अजम्पशन में चीजों को इवेल्युएट करता है। तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि R² हो जाएगा मेरा H² +K² -C, या फिर R का वैल्यू हो जाएगा मेरा H² +K² -C का होल रूट ओवर। लेकिन सर H और K तो आप लिखते नहीं हो, आप H की जगह लिखते हो -G और K की जगह आप लिखते हो -F। तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा R यहाँ पे दिखना चाहिए इस इक्वेशन के वेरिएबल के हिसाब से। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर आपने H को क्यों बदल रहे हो, आप K को क्यों बदल रहे हो, क्योंकि मेरे को इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिया गया है। जनरल फॉर्म में H नहीं दिख रहा आपको, जनरल फॉर्म में K आपको नहीं दिख रहा, जनरल फॉर्म में आपको क्या दिख रहा है, जनरल फॉर्म में आपको G दिख रहा है, आपको F दिख रहा है और आपको C दिख रहा है। तो कोशिश यही किया जा रहा है कि सारा का सारा चीज G, F और C के फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है। सो R यहाँ पे हो जाएगा मेरा G² +F² -C का होल रूट ओवर। तो जनरल फॉर्म के रेडियस के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं, इन अ जनरल फॉर्म रेडियस मेरे को दिखता है G² +F² -C का होल रूट ओवर। सो आई होप आपको जनरल फॉर्म समझ में आया हो, और जनरल फॉर्म से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उस सर्कल का सेंटर क्या है और उस सर्कल का रेडियस क्या है। ठीक है। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं। रेडियस के बारे में आपको हमेशा बोला गया है कि रेडियस आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जो मैंने रेडियस लिखा ना, उसकी वजह से तीन अलग अलग सिनेरियो प्रेजेंट होता है। क्या होता कि अगर मेरा G² +F² -C 0 से छोटा होता, ये मेरा पहला सिनेरियो। तो एक चीज देखिए, रूट ओवर के अंदर आप बोलना चाह रहे हो कि -5 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप ये इंफॉर्मेशन के साथ कभी एक सर्कल बना ही नहीं पाओगे। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर आपको यहाँ पे जो सर्कल के एक्स और वाई के वैल्यूज मिलेंगे वो एक एम्प्टी सेट मिलेगा। तो अगर मैं एक्स और वाई को यूज करके एक सेट बनाने का कोशिश कर रहा हूं वो सर्कल के सारे पॉसिबल पॉइंट्स का, तो वो एक एम्प्टी सेट मेरे को मिलने वाला है, क्योंकि ये सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता। रेडियस कभी भी एक इमेजिनरी नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है। दूसरा सिनेरियो, सर क्या होता अगर रूट ओवर के अंदर में मेरा 0 होता, तो उस केस में आपको एक सर्कल मिलेगा, लेकिन वो जो सर्कल है वो बस एक डॉट है। इस प्रकार के सर्कल को हम पॉइंट सर्कल बोलते हैं, या फिर इस प्रकार के सर्कल को हम डीजेनरेट सर्कल बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा सिनेरियो, सर क्या होता अगर G² +F² -C रूट ओवर के अंदर में आपका पॉजिटिव नंबर है, तब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, देन यू आर गेटिंग अ नॉर्मल सर्कल। ठीक है। तो आपको एक सर्कल, प्रॉपर सर्कल मिलने वाला, एक प्रॉपर सर्कल जो कि एक पॉइंट नहीं है जिसके चारों तरफ कुछ बाउंड्री है, एक प्रॉपर क्लोज्ड फिगर आपको मिलने वाला है। सो आई होप आप लोग को ये तीन चीज समझ में आया हो कि रूट ओवर के अंदर चीजों को इवेल्युएट करना क्यों नेसेसरी है। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमको इस प्रकार से एक जनरल इक्वेशन दे देगा और हमको बोलेगा कि भैया बोलो कि क्या ये एक वैलिड सर्कल है कि नहीं है। तो वैलिड सर्कल है कि नहीं है जानने के लिए आप क्या जरूरत है,
जरूरत है कि मैं यहाँ पे कुछ चीजों को देखूं। मैं ये चेक करूं कि रूट ओवर के अंदर जो मेरा एक्सप्रेशन है, जो कि g² + f² - c, मेरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। और मेरे को क्या देखना है, और मेरे को ये देखना है कि ये वैलिड सर्कल के लिए जनरली x² के साथ जो नंबर है वो 1 है, y² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। x², y² के साथ जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, और वो कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। और मेरे को क्या दिखना चाहिए, कुछ चीजों को जिनको मैं इवेल्युएट करूंगा। मैं ये भी इवेल्युएट करूंगा कि इसमें x और y ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कुछ भी टर्म्स नहीं है। चेक करिए, आपके पूरे के पूरे इक्वेशन में x² एक अलग से है, y² एक अलग से है, x एक अलग से है, y एक अलग से है, कहीं पे भी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा गया है। तो यह वाला चीज भी नहीं होना चाहिए। आर वी क्लियर? तो ये आप दो तीन चीजों को देखोगे। ये दो तीन चीजें क्या क्या है? सबसे पहला, आप रेडियस के अंदर का जो रूट ओवर के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको चेक करोगे कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप ये चेक करोगे कि x² और y² का जो एक्सप्रेशन है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। और तीसरा, आप ये चेक करोगे कि सर एक्स वाई के कुछ भी टर्म्स नहीं होने चाहिए, x × y मिला के कुछ भी टर्म्स नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चीज जब मेरे को दिखेगा, तब मैं बोलूंगा कि भैया ये जो जनरल इक्वेशन मेरे को दिया गया है बकायदा वो मेरा एक सर्कल का ही इक्वेशन है। ठीक है। चलिए, सर क्या होता अगर हमको इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहता, ax² + by² +2hxy + 2gx + 2fy + c = 0, क्या सर आप इसको भी एक सर्कल बोलते? डिपेंड करता है, कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वो सारी चीजों को मैं चेक करूंगा। सबसे पहला चीज जो मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे ए और बी का वैल्यू सेम होना चाहिए, और ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और सेम होना चाहिए। दूसरा चीज मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे h का वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर h का वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो ये एक्स वाई का टर्म तो चला ही जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले ही आपको कहा कि एक्स वाई के टर्म्स नहीं होने चाहिए। तो मैं h यहाँ पे मेरे को 0 दिखना चाहिए। एनी हाउ x शुड बी 0। और तीसरा चीज मेरे को ये दिखना चाहिए कि g² + f² - ac शुड बी > 0। अगर ये तीन चीज मेरे को होते हुए दिखेगा तो ये अटपटा सा दिखता हुआ जनरल इक्वेशन भी आपका एक सर्कल का इक्वेशन होगा। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया हो। ठीक है। तो ये था इसके बारे में, जनरल इक्वेशन के बारे में। अब छोटे छोटे दो टॉपिक्स के बारे में जल्द से जल्द डिस्कस कर लेते हैं। एंड सबसे पहला चीज जो मेरे को आपको बोलना है ये है कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक है। कोसेंट्रिक सर्कल में क्या होता है बच्चा, आप लोग का रेडियस सेम होता है। सो अगर टू सर्कल्स हैव द सेम, गलती से मैंने रेडियस बोल दिया, इफ द टू सर्कल्स हैव द सेम सेंटर, तब हम लोग उसको कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। एंड फिर आता है मेरा इक्वल सर्कल। सर आप दो सर्कल को इक्वल कब बोलते हो? जब दो सर्कल के रेडियस सेम है, उनके सेंटर के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है। सो इफ टू सर्कल्स हैव द सेम रेडियस, तब जाके वो दो सर्कल को मैं इक्वल सर्कल बोलता हूं। एग्जाम्पल के तहत, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, विद द सेंटर, एंड ये भी एक सर्कल है विद द सेंटर। ओके, आप लोग को सेम नहीं दिख रहा लेकिन आप सोचिए सेम ही है, सेंटर है। ठीक है। तो अगर ये दो अलग अलग सर्कल्स हैं, सर्कल ए एंड सर्कल बी, तो भले ही उनके रेडियस अलग अलग हो लेकिन दोनों का सेम ही सेंटर है। तो सर्कल ए और सर्कल बी को हम बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। और वहीं पर इक्वल सर्कल किसको बोला जाता है? अगर ये मेरा एक सर्कल है, दैट इज सर्कल ए, और ये मेरा एक सर्कल है, दैट इज सर्कल बी। दोनों के सेंटर्स अलग अलग है लेकिन दोनों का रेडियस सेम अगर हो, तब जाके मैं ये दो सर्कल्स को इक्वल सर्कल बोलता हूँ। ठीक है। सो बच्चा, यही था हम लोग का सर्कल के ऊपर डिस्कशन आपके अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस के हिसाब से। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बहुत जल्दी मैं एक और वीडियो डालने वाला हूं जो कि पैराबोलास के ऊपर रहेगा। एंड पैराबोलास के ऊपर के वीडियो के बाद मैं अपलोड करने वाला हूं कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे एग्जाम्पल नंबर लिखिए। तो मैं इंश्योर करने वाला हूं कि मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा उसमें आपके डाउट्स को भी मैं डिस्कस करूं। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड हेल्प मी ग्रो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।